तो कैसे हो? स्वागत है सबका युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं लोग। हम लोग क्लास 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद की मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव्स को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लोग। आइए तो शुरू करते हैं लोग इस चैप्टर के मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को। तो देखिए, चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें सबसे पहला प्रश्न है पूंजीवाद क्या है। ठीक है, पूंजीवाद के इस प्रश्न को लगभग कई बार पूछा गया एग्जाम में। लेकिन पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीवाद का स्वामित्व होता है। वो चाहे जितना भी उत्पादन कर सकते हैं, मूल्य नियंत्रण सरकार का तो नहीं होता है। पूंजीवाद व्यवस्था में सरकार का कोई दखल नहीं देती। जैसे क्या होता है ना, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है ना जिसमें किसी भी वस्तु को, क्या मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, इस पर ना गवर्नमेंट का कोई भी अधिकार नहीं, जितना चाहे उतना उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ना कि पूरा अपने कंट्रोल में लेते हैं, सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, समझ गए ना पूरी बात क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। क्या है? खूनी रविवार क्या है? देखिए, रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे से एक साथ केवल राजमहल की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, सेना ने इन नियुक्तियों पर गोली चलाई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और तब वह दिन रविवार का दिन था, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है? ठीक है, अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बुजुर्गा वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका और सर्वा वर्ग में शासन की स्थापना की। अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। विश्व में पहली साम्यवादी क्रांति। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वहारा वर्ग समाज वह वर्ग है जो अपने जीवोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम पर निर्भर होता है। इस वर्ग में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार एवं आम गरीब लोगों से सर्वहारा वर्ग होता है ना, जिसमें के लोग ना अपने जीवन को बिताने के लिए केवल अपने ही काम पर डिपेंड होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट तरीके से नहीं मिले। ठीक है, वो लोग अपने श्रम पर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। और इस वर्ग मुख्यतः किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और आम गरीब लोग आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रांति के पूर्व रूसी किसान की स्थिति क्या थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्रांति से पूर्व। क्रांति से पूर्व ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रांति के पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी। बोले ना, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की क्या थे? कमी थी, या अभाव भी बोल सकते हैं। पूंजी की कमी थी या अभाव थी। वे हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे। ये स्थिति थी कब? क्रांति से पूर्व की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, रूसी क्रांति के दो कारणों को करें। ये क्वेश्चन ना काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम काफी ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे और नेचर बिल्कुल अच्छी तरीके से बता रहे हैं। तो लिखेंगे रूसी क्रांति की प्रमुख दो कारण थे। ठीक है, पहला कारण बोलेंगे सामाजिक और दूसरा जाति निरंकुशता। ठीक है, अब दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। इस बुक में एक रीजन दिए हैं, हम उसमें से दो रीजन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है कि सामाजिक विषमता। पहला सामाजिक विषमता क्या है? देखिए, रूसी समाज दो हिस्सों में विभाजित था। कितने हिस्सों में? दो विभाजन में। अब देखिए, एक श्रेणी में संपन्न, समर्थ और सम्मानित वर्ग के लोग थे और दूसरे वर्ग में उत्पीड़ित, शोषित, भूमिहीन, किसान और दास। इस कारण से समाज जीवन असंतोष और आक्रोश और उत्पीड़न से भरा था। इसी कारण क्या हुआ? रूसी क्रांति हुई। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है कि जार की निरंकुशता। यूरोप की राजनीतिक संरचना 19वीं सदी के मध्य में काफी बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार भी राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास रखता था। ठीक है, जो राजा था ना वो अभी भी देवी अधिकार चलाता था। उसने क्या किया ना कि वो अपनी शक्ति कम करने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप जनता में भारी आक्रोश है, जनता ने क्रांति कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति, सॉरी, रूसीकरण की निधि क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था। ठीक है, इसमें कई सारे रीजन्स दिए हुए हैं। ठीक है, रीजन्स को हम लोग देख लेंगे। देखो, रूस में अनेकों राष्ट्रीय लोग रहते थे। सलाव, फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी आदि जाति लोग
साथ थे, ये अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग करते थे। इनके रस्म रिवाज पूरी तरह से क्या थे, विभिन्न थे। ऐसी स्थिति में जार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यक में रोष फैलने लगा। जार के सूचीकरण का सभी अल्पसंख्यकों द्वारा विरोध होने लगा। इस प्रकार से रूसीकरण की नीति क्रांति की हेतु बहुत उत्तरदायी है। बोला गया ना कि क्या हुआ ना कि जो रूसी समाज के लोग थे, रूस समाज में बहुत सारी जाति के लोग थे, ठीक है, बहुत सारी जाति के लोग थे, ठीक है। उन जातियों में ना कुछ कुछ लोग हिंदू थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊपर अलग अलग जाति के, जैसे स्लाव जाति, फिन, पोल, ठीक है, स्लाव, फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी, इनसे जो लोग हैं, इनसे जो जस्टिस होगा क्या ना कि आप क्या कीजिए, मेरी भाषा को बोलिए, आपको यूज मेरी ही भाषा का करना है, आपको दूसरी भाषा बोल नहीं सकते हैं। आपको जो शादी ब्याह के रस्म है वो सब हमारे अनुसार होंगे, जो भी मंत्र हैं या जो भी तरीके हैं, रीति रिवाज, रस्म, वो किस तरीके से रूस का जो नियम कानून है या जो रूसी बहुसंख्यक लोग हैं उनके जो धर्म है उसके हिसाब से किए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ना कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, ठीक है। साम्यवाद जो थे कि नई आर्थिक व्यवस्था कैसे बनी है, जब लाई गई तो इसे कैसे नई आर्थिक व्यवस्था मानी गई, तो बताइए। रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की स्थापना हुई, जो एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के रूप में सामने आई। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी संपत्ति को समाप्त कर सभी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। इसे क्या माना कि जितने भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इसमें गवर्नमेंट कर देगा, जिसे प्राइवेट करते उसको हटा दिया गया। उत्पादन, वितरण, बाजार एवं पूंजी पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया। समाज में विशेषाधिकार समाप्त हो गया तथा अमीर गरीब बराबर हो गए, ठीक है। श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दी जाने लगी। इससे श्रमिक मन लगाकर काम करने लगे और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हुआ। उत्पादन में सभी भाग बराबर रहता था। इस प्रकार साम्यवाद को एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था कही जा सके, ठीक है। जैसे साम्यवाद क्या थी ना, एक नई आर्थिक व्यवस्था कही गई ना, क्योंकि जब कृषि क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति, तो उसके बाद फिर नई सरकार आई, नई सोच के साथ एक नई सरकार आई, जिसने ना क्या किया ना, अमीरों को भी वही अधिकार दिया, गरीबों को भी वही अधिकार। जो अधिकार अमीरों को है वही अधिकार गरीबों को भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे, क्योंकि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है इसमें कुछ डिफरेंस है। जो नई आर्थिक नीति है ना, उसमें कुछ सुधार किए गए, कुछ बदलाव किए गए, ठीक है। देखिए, बोल्शेविक क्रांति सफल होती ही रूस में लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार आर्थिक व्यवस्था लागू कर दी थी, ठीक है। लेकिन जनता इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी। यानी जो नियम लेनिन ने बनाया ना, उसके लिए जनता पहले से रेडी नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि उन्हें ऐसा लगता था कि उत्पादन गिरकर पहले के मुकाबले बहुत नीचे आ गया है। इस कारण से रूस में किसान अपना अनाज सरकार को देने के बजाय उसे जला देना बेहतर समझने लगे। इससे निपटने के लिए लेनिन को नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। इस नीति के अनुसार किसानों को अपनी उपज से कुछ भाग बेचने की सुविधा दी गई। श्रमिक किसानों को रखकर कोई भी निजी कारखाना चला सकता था, ठीक है, कोई भी कारखाना चला सकता था। कई नई समझ गए ना, कई नए बदलावों से बनी यह आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुसार लागू की गई अर्थव्यवस्था व्यवस्था के साथ समझौता ही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रस्तुत किया कैसे, कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार से पहले ही लेनिन ने स्वयं युद्ध से हाथ खींच लिया, सैनिकों को वापस बुला लिया। 1805 में रूस का जापान जैसे छोटे देश से हार जाना, खूनी रविवार, देश में फैली गरीबी, अन्य भाषावादियों पर जबरदस्ती रूसी भाषा लादना आदि ऐसे अनेक कारणों ने क्रांति का मार्ग प्रस्तुत किया, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के अलावा में कुछ और भी कारण थे, जिन कारण क्या हुआ था, रूस में क्रांति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें, ठीक है। तो रूसी क्रांति के कारणों का विषय देखा जाए, रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। रूसी क्रांति के कारण अकुशल शासन व्यवस्था, पहले दिन कहता हूँ अकुशल शासन व्यवस्था, इसमें रूस में सरकार अकुशल निरंकुश थी, जार का प्रशासक निर्बल और भ्रष्ट था, उसके अफसर अयोग्य थे, नियुक्ति का आधार योग्यता की जगह अपने लोगों को स्थान भरना, स्वेच्छा चरित्र
बढ़ गई थी। ठीक है, पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन था जार की निरंकुश था। राजा की शक्ति हटा दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी दैविक सिद्धांत को पकड़े हुए था। वह अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस आम जनता से कोई चिंता नहीं थी। जनता की स्थिति बदहाल हो चुकी थी। दो ये कारण थे। ठीक है, और देखिए तीसरा कारण है ना, रूसीकरण की नीति। कौन सी नीति? रूसीकरण की नीति। बताया ना कि रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे। वे ये विभिन्न भाषा बोलते थे और इनके रस्म रीति रिवाज भी अलग अलग थे, लेकिन रूसीकरण की नीति, सबको रूसी पढ़नी बोलनी पड़ेगी, जिसका विभिन्न लोगों ने विरोध किया। और 1863 में इस नीति के खिलाफ क्या हुआ? विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, अगला कर्मचारियों या कामगारों की दयनीय स्थिति। ठीक है, कर्मचारियों को समय से ज्यादा काम करना पड़ता था। उसकी एवज में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती थी कि उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी कठिनाई होती थी। मालिक दुर्व्यवहार भी करते थे। हड़तालों पर प्रतिबंध था। उन्हें किसी से प्रकार की राजनीति अधिकारों प्राप्त नहीं थे। ठीक है, अगला रीजन है औद्योगिकरण की समस्या। कौन सी समस्या? औद्योगिकरण की समस्या। रूस में औद्योगिक पीड़ापन पिछड़ापन व्याप्त था। वहाँ चूंकि पूंजी का अभाव था, जिसके कारण विदेशी पूंजी के बल पर कुछ उद्योग थे, लेकिन वे खास खास स्थानों पर ही अवस्थित थे। ठीक है, विदेशी पूंजीपति अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूर असहाय थे और राजा को कोई चिंता न थी। ये मुख्य कारण है जो ऋषि क्रांति के लिए क्या बने, कारण बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति क्या है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखा जाएगा नई आर्थिक नीति क्या है। तो 1920 से 21 में हुए विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ठीक है, उस नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किया। पूरे देश की कामगार आबादी को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना व अर्थव्यवस्था के मूल उपकरणों को नियंत्रित रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था के कार्य करने की अनुमति देना था। ठीक है, अब देखिए जो नई आर्थिक नीति थी ना, उसमें क्या क्या बातें लाई गई थी, क्या क्या शर्त लाए गए थे। ठीक है, सबसे पहला शर्त था ना, किसानों की उनकी अतिरिक्त उपज की वसूली बंद कर दी गई। अब किसानों को अपनी अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचने और उससे प्राप्त आय को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। ठीक है, दूसरा कारण था मुद्रा में अस्थायित्व आने पर सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेना प्रारंभ कर दिया। क्या कहना, सरकारों ने ना जो फसल लेते थे फसल लेना बंद कर दिया। क्या लेने लगे? पैसा लेने लगे। पैसा फसल कीजिए और हमें क्या है, फिक्स अमाउंट आप लोग को देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला रीजन कि क्या हुआ? भारत ने जमीन की राष्ट्रीयकरण करके उसे किसानों में बांट दिया। ठीक है, ठीक है ना, सरकार ने जमीनों को राष्ट्रीयकरण कर, जमीन अपने राष्ट्र के अंदर ले लिया, अपने अंदर ले लिया और पूरे जमीनों को सरकारों में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद बड़ा पैमाने पर वैज्ञानिक तरीके से कृषि की आवश्यकता थी, जिसके लिए व्यक्तिगत किसानों से जमीन लेकर समूहों के सुपुर्द कर दी गई। क्या हुआ ना कि बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए ना लोगों को जमीनें कम थी, तो सरकार ने उसे व्यक्तिगत अधिकारों से छीन लिया और किसानों में बांट दिया। ठीक है, अगला है कि 1922 में लगभग 4,000 छोटे उद्योगों को लाइसेंस जारी कर विदेशी कंपनी को भी उद्योग लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसलिए क्या है ना कि 1922 में ना जो अपने देश की कुछ, जैसे कि मान लीजिए रूस की जो कुछ कंपनी थी उन सबको लाइसेंस प्रदान किया इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। इसको बाहर भी कुछ कंट्रीज क्या हुए यहाँ पर अपने उद्योग के लिए आने लगे। ठीक है, उसके बाद है अधिक श्रम करवाने और समान वेतन न देने की नीति समाप्त हो गई। प्रति दिन 8 घंटे कार्य करने की सीमा, वेतन सहित 2 सप्ताह का अवकाश, बीमारी के दौरान वेतन और चिकित्सा लाभ, सामाजिक बीमा के लाभ आदि प्रदान किए गए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो इस नई आर्थिक नीति में लाया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करी। प्रभाव की बात किया है ना। ठीक है, इसलिए हम कारण पढ़ रहे थे, अब जानना क्या प्रभाव। ठीक है ना, प्रभाव कहते हैं। तो प्रभाव कहते हैं कि कोई भी कार्य होता है उससे कुछ रिएक्शन होता है। जैसे अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन होता है। जैसे कोई टीचर पीटता है ना तो रिएक्शन होता है, दर्द होता है। ठीक है, जब टीचर एक्शन लेता है तो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वैसे जब रूसी क्रांति हुई तो एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन कहते हैं, प्रभाव कह रहा हूँ। 1917 की रूसी क्रांति सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका प्रभाव निम्नलिखित है। सबसे पहला जारशाही की समाप्ति हुई। ठीक है, जिसमें रूसी क्रांति ने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी जारशाही को समाप्त कर दिया और किसानों के नेतृत्व में समाजवादी शासन की व्यवस्था हुई। ठीक है,
और दूसरा क्या है, समाजवादी विचारधारा का प्रसार। यह विचारधारा किसान, मजदूर तथा दलितों में बहुत लोकप्रिय हुई। रूस में सफलता के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकसित होने लगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट है विश्व का दो वैचारिक गुटों में बढ़ जाना। ठीक है, तीसरा कारण क्या है ना कि जैसे रूस में सब संपन्न हुआ ना, उसको रूस के सिवा रूस के साथ पूरा विश्व दो खेमों में बैठ गया। ठीक है, इस क्रांति के बाद रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना से पूंजीवादी विचारधारा को ठेस लगी और विश्व दो गुटों में बढ़ गया, जिसको हम लोग पहली दुनिया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक समानता का जन्म हुआ। क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों, कारखानों, भूमि आदि का समाजीकरण हो गया और जिम्मेदारों, सामंत, पूंजीपतियों का विशेष अधिकार क्या हुआ, समाप्त हो गया। इससे पूंजीपतियों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत तकलीफ हुई उनको। ठीक है, उसके बाद रूस के आर्थिक व औद्योगिक विकास। ठीक है, क्रांति के बाद निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण बिना मुआवजे की किया गया और कारखानों पर श्रमिकों के स्वामित्व को लागू किया गया। इससे रूस का समग्र औद्योगिक आर्थिक विकास हुआ। ठीक है, इससे रूस में जब औद्योगिकरण किया गया ना, जब सब सारी जमीनों को सरकार के द्वारा लिया गया, सरकार ने लिया तो उसके लिए कुछ पैसे नहीं दिए। ठीक है, मान लीजिए ना कि अगर सरकार रोड बनाने वाली है तो रोड के लिए जो जमीन आती है ना, लोग उनको कुछ मुआवजा देती है, कुछ पैसे देते हैं, लेकिन रूस की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट है किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार है। क्रांति के बाद श्रमिकों को श्रम के अनुपात में वेतन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, और उसके बाद वर्ग भेद की समाप्ति हुई। क्रांति के बाद विशेषाधिकार समाप्त किए गए। कुल, वंश, लिंग, नस्ल, धर्म और जाति भेद समाप्त कर दिए गए। भेद किए गए बिना रूस के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। क्रांति के बाद रूस में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। शिक्षा तथा रोजगार में पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्कस की जीवनी और सिद्धांतों का वर्णन करना। ठीक है, तो कार्ल मार्कस की जीवनी के कार्ल हेनरिक मार्कस, कार्ल हेनरिक मार्कस का जन्म 5 मई 1818 को पर्सिया के राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया, जहां उन्होंने हेगेल के विचार से प्रभावित होकर यंग हेगेलियन नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 1841 में जैना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त की। ठीक है, कार्ल मार्कस। ठीक है, उसको कार्ल मार्कस ने क्या किया था ना, राइनिस जाइटुग नामक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जर्मनी में धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आम जनता की आवाज उठाई। अपने क्रांतिकारी उग्र विचारों के कारण सरकार ने उन पर नियंत्रण लगा दिया। मार्कस ने जैनी नामक सहपाठिनी से विवाह कर लिया। उन्होंने हॉली फैमिली नामक पुस्तक द्वारा भौतिक दर्शन और सरबराह वर्ग की सैद्धांतिक विचार धारा के तत्वों पर व्यापक प्रकाश डाला। ठीक है, ये क्या थे, कार्ल मार्कस के जीवनी थी और ये सिद्धांत क्या कहते। ठीक है, बोलेंगे ना कार्ल मार्कस का सिद्धांत, तो मार्कस का सबसे पहला सिद्धांत था ना, मार्कस के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल मान्यता यह है कि संसार का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है जो अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर विभिन्न रूप धारण कर लेता है। ठीक है, दूसरा क्रांति न टाली जाने वाली सामाजिक घटना, प्रत्येक क्रांति के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है, इसका दूसरा सिद्धांत है। ठीक है, इसका तीसरा सिद्धांत था कि विरोध और संघर्ष द्वारा ही परिवर्तन संभव है। वाद प्रतिवाद और संवाद ये तीनों अवस्थाएं धनात्मक भौतिकवाद, यानी कहने में अच्छी लगती हैं, करने में नहीं। कार्ल मार्कस ने कहा विश्व के कारीगरों और मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए गरीबी और अभाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति के नाम से थर थर कांपता है तो उसे कांपने दो, तुम अपने पथ पर आगे चलिए। इसके 3 प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी, सॉरी, यूटोपियन यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन कीजिए। यूटोपियन लोग थे ना, उनका क्या विचार था क्रांति के बारे में। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद एक लेबल है जो आधुनिक समाजवादी विचारधारा के पहले धाराओं को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यूटोपियन और वैज्ञानिक दो समाजवादी विचारधारा थी। इसमें पहला कौन है, यूटोपियन, और एक लेबल, एक पहचान के लिए यूज किया जाता था, जो आधुनिक समाजवाद के विचारों के पहले के लोग थे। ठीक है,
देखिए, यूटोपियन समाजवाद को अक्सर कल्पनात्मक या भविष्यवादी आदर्श समाजों के लिए दृष्टि और रूपरेखा की प्रस्तुति के रूप में वर्णित किया गया है। जो यूटोपियन समाजवादी लोग थे ना, उन ज्यादातर कल्पना करने के लिए, सोचने के लिए कि मेरा कौन सा कदम किस फायदे के लिए होगा, किसी कार्य को करने से क्या फायदा होगा और क्या हानि होगा, इसके लिए इंस्पायर जाना था। ठीक है, सकारात्मक विचारधारा इस तरह की दिशा में समाजवाद को स्थानांतरित करने का मुख्य कारण है। सकारात्मक सोच ही क्या है, किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाद में सोशलिस्ट और यूटोपियन समाजवाद यूटोपियन समाजवाद के आलोचकों ने यूटोपियन समाजवाद को देखा क्योंकि मौजूद समाज की वास्तविक भौतिक परिस्थितियों में और कुछ मामलों में प्रतिक्रियात्मक नहीं है। आदर्श समाजों के इन दृष्टिकोणों ने मार्क्सवादी प्रेरित क्रांतिकारी सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलनों के साथ प्रतिस्पर्धा की। इस शब्द को अक्सर उन समाजवादी युग पर लागू किया जाता है जो 19वीं शताब्दी के पहले की तिमाही में रहते थे, जिन्होंने बाद में समाजवादी द्वारा लेबल यूटोपियन के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, बताया गया ना कि जो लोग 19वीं शताब्दी के पहले के लोग थे ना, मतलब 19वीं शताब्दी के पहले के लोग, उन्हें यूटोपियन के नाम जाना जाता है। ठीक है, ताकि वे बेवकूफों को अपमानित कर सके और अपने विचारों को कल्पित और अवास्तविक के रूप में खारिज कर सके। ठीक है, जैसे कि उन्हें इसलिए उन्हें बताया, वो लोग बेवकूफ बताने थे, क्या कहते थे, बेवकूफ, अगर तुम्हारी सोच और कल्पना बस कल्पना ही रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, यूटोपियन समाजवादी को अन्य समाजवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यूटोपियन समाजवादी आमतौर पर समाजवाद को उभरने के लिए वर्ग संघर्ष या राजनीतिक क्रांति के किसी भी रूप में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, यूटोपियन समाजवादियों का क्या मानना था ना, यूटोपियनों का कहना था ना कि हम किस अपने सॉरी यूटोपियन समाजवादियों में और अन्य जो समाजवादी लोग थे उनमें क्या डिफरेंस था, तो सिंपल डिफरेंस नहीं था। समाजवादी आमतौर पर समाजवाद को उभारने के लिए वर्ग संघर्ष या राजनीतिक क्रांति किसी भी रूप में विश्वास नहीं, तो कहते शांतिपूर्वक जो करना है तभी होगा। ठीक है, तो यूटोपियन का मानना है कि सभी वर्गों को स्वेच्छा से समाज के लिए अपनी योजना को अपना सकते हैं यदि यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें लगता है कि मौजूद समाज के भीतर समान विचारधारा वाले लोगों के बीच सहकारी समाजवाद का रूप स्थापित किया जा सकता है और उनके छोटे समुदाय समुदाय समाज के लिए अपनी योजना को व्यवस्था का प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों को हमसे जोड़िए। धन्यवाद।